चलो लिखिए क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है करना या होना। क्रिया का क्या अर्थ होता है? करना या होना। जहां किसी काम का करना या होना पाया जाए वहां क्या होता है? क्रिया। किसी काम का करना या होना पाया जाए वहां क्या होता है? क्रिया। लिखेंगे इसको, जहां किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वहां क्रिया होती है। एग्जाम्पल में आप समझेंगे इसको। पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, दौड़ना, उड़ना, फेंकना इत्यादि। क्रिया में आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि क्रिया में लास्ट में क्या होता है? ना। अधिकतर क्रियाओं में आप पाएंगे, क्रिया के मूल रूप को नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिया में आप अक्सर देखेंगे कि लास्ट में क्या है? ना है। लास्ट में क्या है? ना है। उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब करना या होना है। वह चीज उस समय घटित हो रहा हो। जैसे मान लिया पढ़ना है, लिखना है, हंसना है। पढ़ना का मतलब वो पढ़ रहा है, लिखना का मतलब वो लिख रहा है, वो कार्य हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? क्रिया। लिखिए इसको एग्जाम्पल को। चलिए बताइए, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर क्रिया कैसा शब्द है? विकारी है कि अविकारी है? इसका उत्तर क्या होगा? विकारी। विकारी शब्द कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये विकारी है। तो विकारी का मतलब ये होता है कि जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाए। तो क्रिया जो है किसके अनुसार बदलती है? लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार या वचन के अनुसार? आप यहां समझेंगे, क्रिया जो है, क्रिया किसके अनुसार बदल जाती है? किसके अनुसार बदल जाती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? लिंग और वचन। लिंग और वचन। और किसके अनुसार नहीं बदलती है? किसके अनुसार नहीं बदलती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कारक। अब प्रश्न ये है कि कारक के अनुसार क्यों नहीं बदलती? सुमंत बाबू, कारक के अनुसार क्रिया क्यों नहीं बदलती? लिंग और वचन के अनुसार क्रिया बदल जाती है, कारक के अनुसार क्रिया नहीं बदलती। ऐसा क्यों? बताइए। हाँ, कारक केवल किसमें होता है? संज्ञा और सर्वनाम। क्रिया में कारक नहीं होता। कारक जो है, कारक का संबंध क्रिया से होता है, लेकिन जो कारक होते हैं वो स्पेशली क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं या सर्वनाम। विशेषण में कारक का कोई रोल नहीं है, क्रिया में कारक का कोई रोल नहीं, इसलिए वो कारक के अनुसार नहीं बदलते। ठीक है, इसको उतारिए। हाँ, ये बात सही है, क्रिया पुरुष के अनुसार भी बदल जाती है। ठीक है,
आप यहाँ लिख सकते हैं लिंग वचन और पुरुष। पुरुष भी लिख लीजिए, पुरुष के अनुसार भी क्रिया बदल जाती है। ठीक, थोड़ा सा लेवल का चीज हो जाएगा ये, समझ ना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ठीक, पहले आपको धातु समझना होगा। ठीक, सिंपली आप ऐसे समझिए कि अगर हम किसी क्रिया से ना प्रत्यय हटा दें, कौन सा प्रत्यय हटा दें? ना प्रत्यय। ना प्रत्यय हटा दें तो धातु बन जाती है। क्या बन जाती है? धातु बन जाती है। कैसे बन जाती है? देखिए, किसी भी क्रिया से क्या प्रत्यय हटाएंगे? ना प्रत्यय। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है उड़ना। उड़ना एक क्रिया है। उड़ना क्रिया है क्यों? बताइए सर्वेश, उड़ना एक क्रिया है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है? ना लगा हुआ अधिकतर चीजें क्या होती हैं? क्रिया। बशर्ते उस पर कार्य होना चाहिए। उड़ना भी एक क्या है? कार्य। समझ में आ रहा ना? क्रिया, देखिए क्रिया एक ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है, आपको समझना इसमें ज्यादा जरूरी है। देखिए सब लोग ध्यान से, उड़ना एक क्रिया है। उड़ना क्या है? क्रिया है। अगर इसमें से हम ना को निकाल दे तो क्या बन जाएगा? उड़। पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। अगर इसमें से हम ना को निकाल दे तो क्या हो जाएगा? पढ़। पढ़ को ही हम लोग पहले क्या कहते थे? पठ। क्या कहते थे? पठ। पठ धातु में पढ़ते थे, बचपन में पढ़े ना, पठ धातु। पठ धातु का मतलब क्या हुआ? पठति पठता, पठन्ति पठस, पठता पठत, पठामी पठावो पठावो। पढ़ते थे ना। पठ धातु लट लकार, पठ धातु लोट लकार, पठ धातु लंग लकार, पठ धातु लिट लकार, पठ धातु विधिलिंग लकार पढ़ते थे। किसी को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको संस्कृत तो पढ़ना नहीं है। तो अगर किसी क्रिया से ना प्रत्यय हटा दिए तो क्या बनेगा? धातु। आप इसको क्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिया। और इनको आप क्या कह सकते हैं? धातु। अब देखिए, धातु शब्द संस्कृत का है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। थोड़ी सी गड़बड़ी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पढ़ आया है, पठ नहीं आया। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो है संस्कृत से क्या है? मॉडिफाई हुआ है, बदलाव के साथ हिंदी आया है संस्कृत से। तो एकदम हिंदी में आप शुद्ध संस्कृत चाहे तो नहीं पा सकते, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ पाएंगे, तभी तो वो दूसरा भाषा हुआ है। समझ रहे हो उपेंद्र? तो इसको उतारेंगे आप लोग। सब लोग लिख लिए हैं? अब इसको बढ़िया समझिए आपने। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया से ना प्रत्यय हटा दे तो क्या बन जाता है? धातु। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ दें। धातु में ना प्रत्यय जोड़ दें। धातु में ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाती है। क्रिया बन जाती है। अब जैसे समझिएगा, देख प्लस ना क्या हो जाएगा? देखना। अब आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे कि संस्कृत में देख का मतलब होता है पस। क्या होता है? पस। पस माने देखना। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यति है। ठीक है, पस भी नहीं इसको कह सकते हैं आप। दृश्य धातु होता है। कौन सा धातु होता है? दृश्य धातु होता है। दृश्य धातु और चलता है क्या? पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्य माने देखना। सह पश्यति वह देखता है, वह देख रहा है। दृश्य धातु होता है।
दृश्य का क्या है? दे। तो हिंदी में जो परिवर्तन होना है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए लड़ है, लड़ के साथ ना, क्या बन जाएगा? लड़ना, ठीक है। इसी तरह से पी अगर है तो पी के साथ ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पीना। तो एक चीज आप समझिएगा कि किसी क्रिया से हम ना हटा दे तो क्या बनेगा? धातु। और किसी धातु में ना जोड़े तो क्या बनेगा? क्रिया। तो कैसे? ऐसे आप कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। यानी अगर धातु नहीं होता तो ना जोड़ के हम क्रिया कैसे बनाते? नहीं बनाते। तो क्रिया का जो बेसिक है, जो आधार है, जो ओरिजिन है, वो क्या है? धातु। उतार लीजिए इसको, इसमें जरूर लिख लीजिएगा। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि क्रिया का निर्माण धातुओं से हुआ है। क्रिया पढ़ाना तो क्रिया का एक एक टाइप पढ़ा के खत्म कर देते हैं, लेकिन क्रिया का पूरा इतिहास जानेंगे आप तो क्रिया, क्योंकि क्रिया के बल पे ही आपको क्या पढ़ना है? वाच्य पढ़ना है। क्रिया के बल पे काल पढ़ना है, वचन पढ़ना है। वचन तो नहीं, वचन तो आप संज्ञा के आधार पर पढ़ेंगे। तो वाच्य आप क्रिया के आधार पर पढ़ेंगे, काल भी आप क्रिया के आधार पर ही पढ़ेंगे। वाच्य, सॉरी वचन नहीं, वाच्य। अब लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर क्रिया या धातु के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर क्रिया या धातु के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। दो प्रकार होते हैं। पहला आपका हो जाएगा मूल धातु। पहला क्या हो जाएगा? मूल धातु। और आपका दूसरा क्या हो जाएगा? यौगिक धातु। बार बार पूछ लेता है ये। पहला होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। बताइए, हो गया? चलिए अब इसको समझिएगा। उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। अब देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद। दो भेद है। इसमें पहला आता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद, मूल धातु और यौगिक धातु। और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और अन्य क्रियाएं भी आप पढ़ेंगे। अन्य क्रिया में आपका आ जाएगा अन्य क्रिया, जैसे मान लीजिए पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इसे मान लीजिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसी में आप मान लीजिए नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम बोध क्रिया, नाम बोध क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है। इसी में एक और लिख लेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, इसके बारे में आप लोग को पढ़ाया गया है। द्विकर्मक क्रिया कारक जब पढ़ा रहे थे तो आपको पढ़ाए थे द्विकर्मक क्रिया। तो क्या क्या पढ़ना है?
पहले तो हम लोग पढ़ेंगे मूल धातु क्या होता है और यौगिक धातु का क्या होता है और यौगिक धातु का निर्माण कैसे होता है। ठीक, इससे भी प्रश्न आता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इनके बारे में, नाम धातु क्रिया क्या है, नाम बोध क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक। कोई दिक्कत? तो चलिए लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर क्रिया किया। अब सीधे डायरेक्ट हेडिंग लिखिए मूल धातु, हेडिंग लिखिए मूल धातु। मूल धातु क्या होते हैं? तो एक चीज समझिए, मूल धातु स्वतंत्र होते हैं। मूल धातु क्या होते हैं? स्वतंत्र। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं। कैसे स्वतंत्र होते हैं इसको देखिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका पट, क्या है? पट। और एक शब्द है पठति। तो पठति का जो निर्माण हुआ है वो पठ में, मान लीजिए पठ में कोई ना कोई प्रत्यय लगा होगा, जैसे मान लीजिए ती प्रत्यय लग गया, जो भी लगा हो, तब जाके क्या बना होगा? पठति। यानी पठ शब्द में कोई कोई प्रत्यय लगा है, प्रत्यय में जो पीछे जुड़े, हमारा क्या बना है? पठ। फिर पठ धातु में कोई प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? पठत। अब फिर पठ धातु में कोई प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? पठन्ति। ठीक है, तो पठ जो है ये स्वतंत्र है। क्या है ये? स्वतंत्र। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसमें अलग अलग प्रत्यय लगा के हम इसका बदलाव कर सकते। तो यही होता है मूल धातु जिसमें कोई बदलाव ना हो। जैसे हमारा मूल स्वर कौन है? अ है, ई है, उ है और री। तो अ, ई, उ, री नहीं बदलेगा। अ के साथ अ लगा देंगे तो क्या बन गया? आ बन गया। आ जो है वो मूल नहीं है, वो किसी न किसी से बना है। अ किससे बना है? किसी से नहीं बना। मूल मतलब जो पहला जड़ हो। इसी तरह से मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है, वह किसी से मिलकर नहीं बना होता है। स्वतंत्र होने का मतलब वह किसी से मिलकर नहीं बना। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं तथा किसी से मिलकर नहीं बने होते। किसी से मिलकर नहीं बने होते। जैसे मान लीजिए पट हो गया, ठीक है, उठ हो गया, दौड़ हो गया, ठीक है, दुनिया भर का, चल हो गया, पी हो गया, ठीक है, दृश्य हो गया, ठीक है, फेक हो गया। तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही धातु लिखेंगे, इत्यादि लिख लीजिए इसको। अब लिखेंगे यौगिक धातु। यहां से आपको समझना ज्यादा जरूरी है। अब तक आप नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग लिखिए यौगिक धातु। अब यहां से समझिए, यहां से आप काम की चीज पढ़ेंगे। यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या होता है? तो पहले समझिए आप, यौगिक धातु का मतलब होता है कि मूल धातु में कोई ना कोई प्रत्यय लगाकर जब हम कोई नया धातु बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। यानी यौगिक धातुओं का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाने से होता है। अब प्रत्यय तो लगभग 2000 प्रकार के होते हैं। 1000 प्रकार के नहीं कर सकते, प्रत्यय की संख्या लगभग 2000 होती है। अब प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? पीछे। तो किसी मूल धातु में प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं? यौगिक धातु। ठीक है, लिखिए यौगिक धातु का निर्माण मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। यौगिक धातु का निर्माण मूल धातुओं में यौगिक धातु का निर्माण
मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। मूल धातुओं में क्या लगा किया जाता है? प्रत्यय लगाकर। यौगिक धातु का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। अब देखिए, प्रत्यय 3 प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार। तो यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना 3 प्रकार से की जाती है। 3 प्रकार से की जाती है। बात नहीं, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सवाल यह है कि यौगिक धातु की रचना कैसे की जाती है? मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर। तो यौगिक धातु की रचना हम 3 प्रकार से प्रत्यय लगाकर करेंगे। पहला क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है मतलब मूल धातु में कौन सा प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, और उससे क्या बनता है। दूसरा कि क्या संज्ञा और विशेषण के साथ भी प्रत्यय लगाकर हम क्रिया बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तीसरा, क्या 2 धातुओं को आपस में हम जोड़कर क्रिया बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ये 3 चीजें डिपेंड करती हैं, और यही 3 चीजों को आपको समझना भी है। तो जाहिर सी बात है कि आप मूल धातु में कुछ प्रत्यय लगाएंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? और किसी संज्ञा या विशेषण के साथ आप क्रिया लगा दें या होना या करना शब्द लगा दें तो आपके नाम धातु और नाम बोध क्रिया बन जाएगी। और अगर आप एक धातु के साथ दूसरी धातु को जोड़ दें तो वहां आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा या यौगिक क्रिया हो जाएगा। सारा चीज इसी में है आपका। तो पहला क्या है कि मूल धातु में प्रत्यय लगाकर। पहला क्या है? मूल धातु में प्रत्यय लगाकर। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर देखिए हम कैसे कर रहे हैं। मूल धातु में प्रत्यय हम कैसे लगाते हैं, ये चीज आप देखिएगा। मूल धातु में प्रत्यय लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पढ़ है, तो इसमें हम लगा दिए ना, क्या बन गया? पढ़ना। ठीक है, ऐसे लिखिए। धातु यहां लगा दिए ना, और यहां लगा दिए आना, या यहां लगा दिए वाना। ये प्रत्यय लगा रहे हैं। धातु शब्द है, उसमें ना प्रत्यय लगाए, आना प्रत्यय लगाए और वाना प्रत्यय। कैसे लगेगा देखिए। जैसे मान लिया पढ़ना, तो पढ़ धातु है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पढ़ना। और यहाँ हो जाएगा पढ़ाना, और यहाँ हो जाएगा पढ़वाना। तो ये पढ़ना तो क्रिया हो गया। इसको तो आप क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? क्रिया। और इन दोनों को आप कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ये होता है कि काम स्वयं न करके दूसरे से कराया जाए, दूसरे के लिए किया जाए। पढ़ना स्वयं के लिए है, पढ़ाना दूसरे के लिए है, पढ़वाना दूसरे के लिए। तो जब दूसरे को प्रेरणा देते हैं कि काम तुम करो या तुम्हारे लिए काम हो, तो वहां क्या होता है? प्रेरणार्थक। बात समझ रहे कि नहीं सब लोग? आप लोग समझ रही हैं? जितने नचिकेता लोग, तुलसीदास लोग हैं, लोग यहाँ पे ध्यान दें, बाद में रचना करेंगे अपना। ठीक, पढ़ना, पढ़ धातु है, धातु में ना लगाने से क्या बनती है? क्रिया। और धातु में आना लगाने से क्या बनता है? पढ़ाना। और धातु में वाना लगाने से क्या बनता है? पढ़वाना। ये तो आपका क्रिया हो गया।
ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया क्यों है? क्योंकि जब आप काम स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करें करने के लिए या दूसरे के लिए करें। पढ़ाना अपने लिए नहीं होता है, पढ़ाना दूसरे के लिए होता है। अब पढ़वाना भी दूसरे के लिए होता है, पढ़ना अपने लिए होता है। हम पढ़ा रहे हैं लेकिन अब आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़वा भी रहे हैं तो किसके लिए? आपके लिए। पढ़ जब रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा में ठीक। तो अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है तो एक में आना लगाने से प्रेरणार्थक बना, एक में वाना से। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। क्या बोलते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक। अभी हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, आगे हम लोग डिटेल में लिखेंगे। इसको बोलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और इसको बोलेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहला तरीका क्या है? यौगिक धातु बनाने का पहला तरीका क्या है कि मूल धातु में हम ना वाना आना प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यौगिक। तो यौगिक धातु बनाने का पहला तरीका यह है कि हम मूल धातु में क्या लगा देंगे? प्रत्यय। उतारिए इसको। समझ में आ रहा ना? थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं, जानबूझ के स्लो पढ़ा रहे हैं। पहला तरीका आप समझ गए ना कि यौगिक धातु कैसे बनाते हैं, ठीक। दूसरा तरीका देखिए, सेकंड तरीका क्या है? संज्ञा या विशेषण के साथ। संज्ञा शब्द आप जानते ही हैं, संज्ञा जानते हैं ना सब लोग। विशेषण पढ़े कि नहीं पढ़े? तो इसमें देखिए बड़ा माइनर मिस्टेक होता है। माइनर मिस्टेक हो, एक शब्द से आप पूरा गड़बड़ी कर देंगे। दूसरा तरीका है कि संज्ञा सर्वनाम भी ले सकते हैं, बहुत कम ही आता है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में, इस शब्दों में विशेषण शब्दों में आना प्रत्यय क्या जोड़ेंगे? आना प्रत्यय। आना प्रत्यय जोड़ने पर नाम धातु क्रिया बनती है। क्या बनती है? नाम धातु। तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ करना या होना या कोई क्रिया, कोई भी क्रिया। क्रिया तो जानते ही आप लोग, जिसके लास्ट में ना होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया। देखिए अगर हम किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? नाम धातु क्रिया। अगर किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ करना होना या कोई क्रिया, कोई भी क्रिया, ठीक है, जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? नामबोध क्रिया। जोड़ते हैं तो नामबोध क्रिया बनती है। नामबोध क्रिया बनती है। अब ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। संज्ञा शब्द, जैसे मान लीजिए हाथ एक शब्द है और इसमें हम क्या जोड़ दिए? आना। क्या बन जाएगा? हथियाना। हथियाना एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु। बात प्लस आना क्या हो जाएगा? बतियाना। आज कहीं भी आप देखेंगे तो आपको यही ज्यादा उत्तर मिलेगा। गरम प्लस होना, गरम प्लस आना लिखिए। गरम प्लस आना क्या हो जाएगा? गरमाना। हर जगह आपको ज्यादातर जगह यही एग्जाम्पल मिलेगा। तो हाथ और बात संज्ञा है और गरम क्या है? विशेषण। लात भी हो सकता है, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब। ये आपका क्या है? संज्ञा। और ये क्या है?
विशेषण। सर्वनाम के एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेंगे, लगभग लगभग नहीं मिलेंगे, ठीक है। सर्वनाम हटा ही दीजिए, ठीक ना। जब ये एग्जाम्पल नहीं है तो लिखने क्या मतलब, आपको दिखाएगा भाई। संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण शब्दों में आना प्रत्यय जोड़ने पर असंज्ञा या विशेषण शब्दों में करना, होना या, अब जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका नाम धातु क्रिया। क्या हो गया? नाम धातु। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये नाम धातु क्रिया हो गया। अगर इसी के साथ बात के साथ हम लिख देते हैं करना, और इसी बात के साथ हम लिख देते हैं होना, ठीक है। इसी गरम के साथ हम लिख देते हैं करना, गरम के साथ होना, या एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हम एक लेते हैं सुखी। सुखी जो शब्द है संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा, और इसके साथ हम लगा दिए कोई क्रिया रहना। बात समझ रहे ना? सुखी भाववाचक संज्ञा है और इसके साथ हम क्रिया, यानी जब किसी संज्ञा के साथ कोई भी क्रिया लगा दे, जब किसी विशेषण के साथ कोई भी क्रिया लगा दे, कोई भी क्रिया लगा दे, तब हमारा होता है नामबोध क्रिया। क्या बनता है? नामबोध क्रिया। नामबोध क्रिया। यहां भी क्या बनेगा? बात करना, बात होना, गरम करना, गरम होना, सुखी रहना। इस बात का हमेशा ध्यान देंगे कि संज्ञा या विशेषण के साथ कोई भी क्रिया रहे, करना, होना या कोई भी क्रिया, तो नामबोध। और हाँ, संज्ञा या विशेषण के साथ आना रहे तो क्या रहेगा? नामधात। आना रहे तो नामधात, बाकी कुछ भी रहे तो नामबोध। देखिए, तो दूसरा तरीका है यौगिक धातु बनाने का। ही समझ गया ना? तीसरा तरीका क्या है इसका, बताइए विशाल। तीसरा तरीका क्या? फाटक खोल दीजिएगा। तीसरा तरीका इसका क्या है? पहला तरीका आपको बताए थे कि मूल धातु में आप प्रत्यय लगा देंगे, अंदर आ जाइए, आप इसको चले जाइए। पहला तरीका आपका क्या है कि आप धातु में लगा देंगे क्या? प्रत्यय। धातु में लगा देंगे प्रत्यय, तो आपका क्या बन जाएगा? उससे प्रेरणार्थक क्रिया। सवाल समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग सोच रहे हैं कि खूब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसमें। पहला चीज समझिए, धातु में दो प्रकार की होती है, एक होता है मूल धातु, एक होता है यौगिक। मूल धातु जो स्वतंत्र होता है, किसी से बना नहीं होता। यौगिक धातु क्या होता है? मूल धातुओं से बना होता है, प्रत्यय लगाने से बनता है। तो कैसे प्रत्यय लगाने से बनता है? तो तीन तरीके से प्रत्यय लगाया जाता है। तीन तरीके। यौगिक धातु बनाने का तरीका कितना है? तीन तरीके। पहला तरीका है कि किसी मूल धातु में हम क्या लगा देंगे? वाना प्रत्यय, आना प्रत्यय या फिर ना प्रत्यय। लाना भी लगता है, जहां आना है वहां लाना भी लग सकता है, ठीक है। तो पहला तरीका हुआ कि यौगिक धातु बनाने का पहला तरीका क्या है कि आना वाना प्रत्यय लगा दीजिए, इससे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा तरीका है यौगिक धातु बनाने का कि आप संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ आना प्रत्यय लगा देंगे, तब भी यौगिक धातु बनेगा। और उस यौगिक धातु को हम लोग क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। और इसी संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ हम कोई क्रिया जोड़ दें, उसके साथ जो बनता है वो क्या बनता है? नामबोध क्रिया, ठीक है। बाकी प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक आप जान ही रहे हैं। और तीसरा जो तरीका आपको बताया गया था ना कि यौगिक धातु बनाने का कितना तरीका है? तीन तरीका। तो तीसरा तरीका है कि कोई धातु किसी धातु से जुड़ जाए, जैसे चल और दे, चल देना,
उठ बैठना, समझ रहे हैं, पीट देना, गिर पड़ना, सब में कितनी धातुएं हैं? 2। तो जब एक धातु दूसरे धातु से संयुक्त होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो लिखिए तीसरा तरीका, दो धातुएं आपस में संयुक्त होकर संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया बनाती है। क्या हुआ? पासवर्ड जाएगा, ले लीजिए। जैसे मान लीजिए चल देना, उठ बैठना, गिर पड़ना, देख लेना, उठ कर चलना, देख कर बोलना, बहुत सारे हैं। जहां भी आपको दिखाई दे कि एक से अधिक क्रिया है वहां पे आप क्या मारेंगे? संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया। पेपर में पूछेगा इसमें से कौन संयुक्त क्रिया है, और संयुक्त क्रिया 11 प्रकार का भी होता है, वो भी लिखवाएंगे आपको, शॉर्टकट में लिखवाएंगे, क्योंकि उसमें चौथे वाले प्रकार से एसएससी जीडी में आया हुआ था, इतना डीप में पूछ लिया था। तो सीखना तो आपको सब पड़ेगा, और ये बहुत काम का चीज है, ठीक, इसमें समझाना बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि खा पी लेना कैसी क्रिया है, तो क्या बताएंगे? संयुक्त यौगिक क्रिया। मार डालना कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। पीट देना, लड़ पड़ना, झगड़ पड़ना, ठीक है, उठाकर पटक देना, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो आपको हम क्या चीज बताए हैं कि उत्पत्ति के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक। मूल धातुएं स्वतंत्र होती हैं, किसी से नहीं बनती है। यौगिक धातुएं 3 प्रकार से बनती है। पहला प्रकार क्या है कि धातु में हम आना प्रत्यय वाना प्रत्यय लगाएंगे तो प्रेरणार्थक बन जाएगा। दूसरा तरीका बताए हैं कि आपको विशेषण और संज्ञा में हम आना जोड़ेंगे तो नाम धातु बनेगा, और अगर कोई क्रिया जोड़ देंगे तो नाम बोध बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपको हम बताए हैं कि अगर किसी क्रिया में खुद क्रिया को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? संयुक्त। तो 3 तरीके होते हैं यौगिक धातु बनाने, ठीक है। बता लीजिए आप, इसके बाद हेडिंग लिखिए आप लोग प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसे स्वयं न करके किसी दूसरे को प्रेरित किया जाए कि उस कार्य को करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। लिखेंगे ऐसी क्रिया जिसे स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाए, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है।
प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। आप स्वयं नहीं करेंगे उस क्रिया को। पढ़ाना, वह क्रिया स्वयं के लिए नहीं होगी, वह क्रिया किसी और के लिए होगी। समझ ना? ठीक है। पढ़ना किसके लिए है? स्वयं के लिए। पढ़ाना किसके लिए है? दूसरे के लिए। पढ़ जो क्रिया होगी, तो पढ़ना स्वयं के लिए, पढ़ाना दूसरे के लिए, पढ़वाना दूसरे के लिए। ठीक है। ज्यादा हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, ऐसी क्रिया जो हम ऐसे करके नहीं लिखना चाहिए था, ऐसी क्रिया जो स्वयं के लिए न होकर दूसरे के लिए हो या दूसरे के लिए प्रेरित हो। ठीक है। खैर, जो परिभाषा किताब का वो हम लिखवा दिया। ठीक। प्रश्न मेरा यह है कि प्रेरणार्थक क्रिया में कितने कर्ता होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में कितने कर्ता होते हैं? मान लीजिए हम लिखते हैं कि राम श्याम से पानी चलवाता है। राम श्याम से पानी चलवाता है। तो आप बताइए, राम तो काम कर नहीं रहा है, किसी और से करवा रहा है कि नहीं करवा रहा? तो किसी और से करवा रहा है काम, स्वयं न करके किसी और से करवा रहा, तभी तो प्रेरणा है, प्रेरणार्थक है। तो आप बताइए इसमें कर्ता कितने हैं? 2 कर्ता हैं। ठीक है। एक राम है और एक श्याम। ठीक है। तो इसमें 2 कर्ता होते हैं, एक होता है प्रेरक और एक होता है प्रेरण। प्रेरक जो कहे और प्रेरण जो करे, यानी इसमें राम जो है क्या है? प्रेरक करता है, प्रेरक करता है। और जो काम रियल में कर रहा है दूसरा व्यक्ति, वो क्या होता है? प्रेरण, प्रेरण करता है। प्रेरित, प्रेरित करता है, ज्यादा सही रहेगा कि प्रेरित ही सही है, प्रेरण सही नहीं है। इस घटना को प्रेरण कहेंगे। यह इस प्रेरक जब प्रेरित को प्रेरित करता है तो इसको कहते हैं प्रेरण। ठीक है। लिखेंगे, एक लाइन लिखिए। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कितने कर्ता होते हैं? 2 कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्य में 2 कर्ता होते हैं। पहला क्या होता है? ऐसे लिखिएगा, पहला लिखिएगा प्रेरक करता है। प्रेरक करता है। प्रेरक कर्ता में एक लाइन लिखेंगे आप लोग, प्रेरणा प्रदान करने वाला। प्रेरक कर्ता में क्या हो जाएगा? प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला। और दूसरा जो है वो है प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। प्रेरित करता को क्या लेंगे? वो प्रेरणा प्रदान कर रहा है तो ये प्रेरणा को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, यानी प्रेरणा लेने वाला। प्रेरणा लेने वाला। मान लीजिए हम एक वाक्य लिखते हैं, अजय ने विजय को जगाया। जगाया, तो जो जगाया शब्द जो बना है वो जगना से बना है। किससे बना है? जगना। तो अजय तो जग नहीं रहा है, जग कौन रहा है? विजय। स्वयं के लिए तो हो नहीं रहा है, किसी और के लिए हो रहा है। ठीक है। तो अब कई लोग ऐसे कहेंगे अजय जगा रहा है, अजय कर रहा है। ऐसा नहीं देखना, जगा नहीं रहा है। जगना क्रिया से क्या बना है? जगाया। तो अजय तो जग नहीं रहा, जग कौन रहा है? विजय। ठीक। तो अजय क्या हो जाएगा? प्रेरक करता है, प्रेरक करता है। और विजय क्या हो जाएगा? प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। और जगाया क्या हो जाएगा?
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक में कौन सा है? प्रथम है। और ये जो है यहाँ पर ये चलवाता है, ये है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपको जानना होगा कि कौन प्रथम प्रेरणार्थक है, कौन द्वितीय प्रेरणार्थक है। अब सवाल ये उठता है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है सकर्मक होती है कि अकर्मक? सकर्मक का मतलब वाक्य में कर्म होना है, और अकर्मक का मतलब क्या है? वाक्य में कर्म नहीं है। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक भी हो सकती हैं और अकर्मक भी, कुछ भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि वाक्य में कर्म है कि नहीं। तो एक नोट लिखिए, प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती हैं। चलिए लिखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद पहले आपको शुरू में जब बताया गया है तीनों मेथड, तो वो तीनों मेथड जो था वो शॉर्टकट था। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? डिटेल। पहले प्रेरणार्थक पढ़ लेंगे, फिर नाम बोध नाम धातु पढ़ लेंगे, फिर पूर्वकालिक, अपूर्ण क्रिया, सहायक क्रिया, यौगिक क्रिया, समझ रहे ना? इस तरह से खत्म होगा। प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए बताइए, पूनम आप बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनता है? स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाता है तो क्या होता है? प्रेरणार्थक। स्वयं के लिए न होकर दूसरे के लिए होता क्या है? प्रेरणार्थक। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कैसे होता है? प्रीति बताइए, किसी भी प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कैसे होता है? आना या वाना प्रत्यय लगाने से क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। शुरू में बताया ना कि अगर किसी धातु में हम आना या वाना प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? प्रेरणार्थक। अब नहीं भूलेगा, हम प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, थोड़ा इसमें लिखेंगे आपको, किसी मूल धातु में आना प्रत्यय लगाने से मूल धातु में आना प्रत्यय लगाने से मूल धातु में आना प्रत्यय लगाने पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। जैसे मान लीजिए शून्य धन आना, क्या बन जाएगा? सुनाना। और सो धन आना क्या बन जाएगा? सुलाना। कभी कभी आना की जगह क्या जाता है? लाना भी है। आना की जगह क्या आता है? लाना। इससे रो धन आना क्या हो जाएगा? रुलाना। और जी धन
आना, क्या हो जाएगा? जिलाना। तो उठ धन आना, क्या हो जाएगा? उठाना। तो कभी कभी आना होता है, कभी कभी लाना भी आता है। उसी आना को हम किसमें बदल देते हैं? लाना। अपने हेल्प के लिए, सहायता के लिए, अपने उच्चारण को सही से बनाए रखने के लिए। तो सुन धन आना क्या हो जाएगा? सुनाना। सो धन आना, सुलाना। रो धन आना, रुलाना। जी धन आना, जिलाना। उठ धन आना, उठाना। अब हम लिखते हैं देख धन आना, तो दिखाना नहीं होगा, दिखाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिखाना। पीठ धन आना, क्या हो जाएगा? पिटाना। पिटाना है। फेंक धन आना, क्या हो जाएगा? फेंकाना। बनाएंगे आप लोग। उड़ का बनाइए, पी का बनाइए, लिख का बनाइए, चल का बनाइए, बैठ का बनाइए, हंस का बनाइए। इन लोग का बनाइए। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। चलिए लिखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? मूल धातु में वाना प्रत्यय, मूल धातु में वाना प्रत्यय जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए शोधन वाना, क्या जाएगा? सुलवाना। पढ़धन वाना, क्या हो जाएगा? पढ़वाना। ठीक है। देख, उड़, रो, बोल, चल, हंस, उठ, बना लेंगे सब लोग। बनाइए। लिख, पी, गिर, जाग, बच, हट, पढ़। बनाइए सबका। लिखेंगे नाम, धातु, क्रिया। प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे आपको किताब में। ठीक है। आराम से आज का और कल का नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद किताब का सवाल लगाइएगा। ठीक है। नाम, धातु, क्रिया। ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि संज्ञा, कभी कभी सर्वनाम भी रहता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ क्या लगा देंगे? आना।
आना प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नाम धातु। नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ हम क्या लगाएंगे, आना। अगर हम आना लगाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, नाम धातु। जैसे वही आपको दोबारा हम बता रहे हैं, हाथ प्लस आना, ठीक है, क्या बना था, हथियाना। हथियाना था। लात प्लस आना, ठीक है, बात प्लस आना, क्या बन गया, बतियाना। गरम प्लस आना, क्या बन गया, गरमाना। ठंडा प्लस आना, क्या हो गया, ठंडाना। चिकना प्लस आना, चिकना प्लस आना, क्या हो गया, चिकनाना। ये देखिए, ये तीनों शब्द आपका क्या है, संज्ञा है। कर दीजिए। दूसरा लिखिए, ये है आपका विशेषण। एक चीज और आपको हम बताए थे, सर्वनाम। क्या बताए थे, सर्वनाम। तो सर्वनाम को जैसे मान लीजिए हम अब सर्वनाम लेते हैं, अपना धन आना, क्या बन जाएगा, अपनाना। अपनाना। अब मेरे से कटा तो सर पे आया है, चिकनाना, गरमा देंगे दिमाग से। आप जो है, जरूरी नहीं है कि सारे सर्वनाम से बने, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे संज्ञा से बने, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे विशेषण से बने। कुछ ही संज्ञा विशेषण ऐसे हैं जिससे ये बनता है, समझ ना, और ये सीमित होता है। लेकिन इसकी जानकारी आपको हो गई है ना, सभी बच्चों को नहीं होती है, क्योंकि जब पढ़ाएंगे टीचर तब न रहेगा, और इससे कोई मतलब भी नहीं रखता है। और जल्दी सेट लगाएंगे नहीं, आप बढ़िया बढ़िया एग्जाम देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। मेरा काम यह है कि जिसको पढ़ाइए उसको पूरा पढ़ाइए, ताकि सेट का सवाल ना पूछे। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, झूठ धन आना। तो झूठ धन आना करेंगे तो क्या हो जाएगा, झूठलाना। इसी तरह से लाज धन आना, क्या हो जाएगा, लजाना। इसी तरह से शर्म धन आना, क्या हो जाएगा, शर्माना। लाज और शर्म जो होता है भाववाचक संज्ञा में आता है, ठीक है, इसमें आता है भाव। लजाना भी एक क्या है, भाव है। शर्माना भी क्या है, भाव। जो आजकल के लोग क्या है, घोट के पी गए हैं, न लाज है न डर है कि कोई बोलेगा समय से उठ जाए। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ क्या जोड़ेंगे, आना। दोबारा हम समझा रहे हैं आपको, नाम धातु का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ आना, और नाम बोध का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ कोई भी क्रिया। अधिकतर जगहों पे आपको करना या होना मिलेगा, लेकिन कोई भी क्रिया रख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला लिखेंगे, नाम बोध क्रिया। नाम बोध क्रिया। तो नाम बोध क्रिया के साथ क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम। सर्वनाम के एग्जाम्पल कम मिलते हैं, ठीक है। विशेषण के साथ, विशेषण के साथ क्या हो, कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया, तो हमारा क्या बन जाता है, नाम धातु, नाम बोध क्रिया। नाम बोध क्रिया, नाम बोध क्रिया बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि गरम, गरम होना, ठीक है, या गरम करना, गरम करना, ठीक है। इसी तरह से हाथ मारना, लात मारना। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, बताइए इसको।
ठंडा होना, एक ही साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। पतन होना, पतन एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। पतन होना तो उत्थान होना भी हो सकता है, उत्थान होना। विनाश करना, विनाश करना या विनाश होना, विनाश एक भाववाचक संज्ञा है। ठंडा होना, तो गर्म होंगे तो ठंडा भी होंगे, ठंडा होना या ठंडा करना। चिकना होना, चिकना होना, चिकना करना। आप देख रहे हैं कि करना या होना ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी पाया जाता है, जैसे मारना है, पतन होना है, विनाश करना है, सृष्टि करना भी हो सकता है, ठीक है। दुखी होना, लाठी मारना, सुखी रहना, लाठी मारना, लाठी मारना, सुखी रहना, दुखी होना,